बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से, ये तस्वीरें देखिए, गुजरात के राजकोट से बड़ी खबर है। गोंडल अंडर ब्रिज में एक बस फंस गई। यात्रियों को अब रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू किया गया। जेसीबी से इस बस को निकालने की कोशिशें की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो राजकोट से, गुजरात के राजकोट से तस्वीरें हैं। एक बस अंडर ब्रिज में फंस गई। गोंडल अंडर ब्रिज में बस फंसी है। इस बस में कई यात्री सवार थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, रेस्क्यू किया गया उनका। और अब इस बस को बाहर निकालने की कोशिशें, जेसीबी से बाहर निकाला जा रहा है इस बस को। तमाम प्रशासनिक लवाजमा भी मौके पर मौजूद। प्रशासन कितना मुस्तैद है, कितना कारगर है, ये तस्वीरें प्रशासन की पोल खोलती हुई। जरा सी बारिश और तमाम वादे, तमाम दावे फेल। अंडर ब्रिज तो ये तस्वीरें गुजरात से आप देख रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें आपने कुछ समय पहले दिल्ली में भी देखी थी मंटो ब्रिज की, और अब ये वैसी की वैसी दूसरी तस्वीरें गुजरात से, जहां पर हल्की सी बरसात के बाद में एक बस पूरी तरीके से अंडर ब्रिज के नीचे फंस गई और यात्रियों का निकलना मुश्किल हो गया। इसके बाद में जेसीबी का सहारा लिया गया और बस को पीछे की तरफ खींचा गया और एक एक यात्री को सकुशल बाहर निकाला गया। बहरहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान की सियासत की चर्चा करते हैं, क्योंकि पिछले एक महीने से लगातार पूरे देश के अंदर राजस्थान की सियासत चर्चा का विषय बनी हुई है। विलय मामले के अंदर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में सुनवाई शुरू हुई है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ के अंदर यह सुनवाई चल रही है। स्टे एप्लीकेशन पर कोर्ट सुना सकता है आज अपना फैसला। स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं। स्पीकर के अंतरिम आदेश का नहीं हो सकता जुडिशियल रिव्यू, सिब्बल ने कहा। बीएसपी और दिलावर की स्टे एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई चल रही है। यानी कि राजस्थान की राजनीति के अंदर पिछले एक महीने से ज्यादा समय से चल रहा पूरा घटनाक्रम फिलहाल समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बीएसपी के 6 विधायकों के विलय की कानूनी पेचीदगियां अभी भी नहीं सुलझी हैं। मामला कोर्ट में है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस विलय को जो है वो बीजेपी की तरफ से चुनौती दी गई है, जिसके अंदर मदन दिलावर कोर्ट में पहुंचे हैं और कांग्रेस इस विलय को सही ठहरा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे कई उदाहरण हैं पूरे देश के अंदर जहां पर इस तरीके से विलय किए गए हैं। इसके क्या टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है, वकीलों की सुनवाई के अंदर किस किस तरीके के उदाहरण दिए जाते हैं, ये तमाम चीजें फिलहाल कोर्ट से सामने आएंगी। तो सचिन कुमार शर्मा कोर्ट में है जहां पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। हमारे संवाददाता, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सचिन, पिछले काफी समय से ये मामला जो है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है। मदन दिलावर यानी कि बीजेपी इसे कोर्ट में लेकर गई है और ये घटनाक्रम तब शुरू हुआ था जब सचिन पायलट गुट के विधायक मानेसर चले गए थे और यहां पर जो है वो गहलोत सरकार के सामने संकट हो गया था और इन 6 विधायकों के दम पर कांग्रेस के अंदर मदन दिलावर ने इन 6 विधायकों के विलय को गलत ठहराया था। अब आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए सचिन कि आखिर अब मामला क्या है और क्या कुछ इस मामले में फैसला सामने आ सकता है। देखिए, मदन दिलावर जब राजस्थान हाईकोर्ट में आए थे तो उन्होंने सिंगल बेंच से यही स्टे मांगा था और कहा था कि विलय गलत है, ऐसे में विलय पर रोक लगाई जाए जब तक कोर्ट विलय की बिंदु को तय नहीं कर दी थी। क्योंकि देखिए, विलय का जो बिंदु है वो संविधान की अनुसूची के पैरा 4 का विषय है। उस पर एक लंबी सुनवाई, लंबी बहस होती है दोनों पक्षों की तरफ से, संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में इस वजह से जो है उसमें लंबी सुनवाई की आवश्यकता है। तो मदन दिलावर को कहा गया था कि आप हमें स्टे एप्लीकेशन पर जो है फैसला देते, हमें स्टे कर दें, यानी आप विलय के बिंदु को तय करते रहिए लेकिन तब तक आप जो है स्टे कर दीजिए, यानी पहले जैसी स्थिति हो जाती है। सिंगल बेंच ने उस समय 30 जुलाई को ये कहते हुए मना कर दिया था आसिफ कि
हम जो हैं वो दोनों पक्षों को सुने बिना स्टे पर कोई फैसला नहीं दे सकते। उस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में मदन दिलावर और बसपा की ओर से याचिका दायर की गई, लेकिन डबल बेंच ने भी ये कहा कि आपके नोटिस हम तामील करवा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि उस समय जो बसपा के विधायक थे वो जैसलमेर में थे, उनको नोटिस तामील नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में बसपा और मदन दिलावर की ओर से कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो है ये विलय का जो विषय है ये पेचीदगी से भरा हुआ है, ऐसे में स्टे दिया जाए, लेकिन कोर्ट हमें स्टे नहीं दे रहा है। तो डीबी का ये निर्देश था सिंगल बेंच को कि वो स्टे एप्लीकेशन को तय कर दे एक ही दिन में सुनवाई करके, और आज जो सुनवाई हो रही है वो उसी स्टे एप्लीकेशन पे हो रही है। डीबी के आदेश के बाद सिंगल बेंच कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को यहाँ पे तय कर दिया जाए, लेकिन इसमें देखिए 2 पेज फंस चुके हैं आज भी। पहला पेज तो ये कि जब मंगलवार को सुनवाई हुई थी तो मंगलवार का दिन था कि सिंगल बेंच को तय करना है एक दिन में सुनकर और स्टे दे या ना दे। उस दिन बसपा की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसलिए 2 बजे सुनवाई शुरू की जाए। कोर्ट को 2.5 घंटे सुनवाई का समय मिला और सुनवाई को एडजॉर्न करना पड़ा आज तक। आज कोर्ट की मंशा थी कि सुबह 10:30 बजे पहला केस लगाया जाए और शाम तक इसको सुना जाए, जिससे कि फैसला दिया जा सके। लेकिन अब राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जयपुर की समस्त अदालतों में, जिसमें हाईकोर्ट भी शामिल है, आधे दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। यानी अब कोर्ट के पास समय बचा है 1 बजे तक का, और ऐसे में इस विषय मामला इसलिए फंसता हुआ जा रहा है कि 1 बजे तक क्या कोर्ट सुनवाई पूरी कर पाएगा। तो अब जो सुनवाई चल रही है वो सबसे बड़ा बिंदु यही है कि क्या कम समय में कोर्ट सुनवाई पूरी कर पाएगा, क्योंकि पहले कोर्ट की मंशा थी कि शाम 4:30 तक मामले को सुना जाए और उस पर स्टे दिया जाए। अब देखिए आसिफ, अगर सुनवाई पूरी हो जाती है और स्टे आ जाता है, सचिन, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर ये बताई है वाकई, क्योंकि ये मामला पैरा 4 से आपने जैसा कि बताया संविधान से जुड़ा हुआ ये मामला है, और ऐसे में सुनवाई लंबी खींच सकती है। चूंकि आज हाफ डे आप बता रहे हैं, जैसा कि 1 बजे तक ज्यादा से ज्यादा सुनवाई हो सकती है और उसके बाद नहीं हो सकती। और सचिन, जो कांग्रेस की तरफ से दलील होगी वो ये भी दी जाएगी कि दूसरे राज्यों में इस तरीके के मामले सामने आए हैं, तो वाकई इस पर एक जो है वो बहुत ही पेचीदा बहस देखने को मिल सकती है। सचिन, देखिए आसिफ, इसको इस तरह समझना होगा कि जब मंगलवार को सुनवाई हुई थी तो सबसे पहले याचिकाकर्ताओं को मौका दिया गया था। यानी सबसे पहले बसपा के अधिवक्ताओं ने सुनवाई की थी, उसके बाद मदन दिलावर के अधिवक्ताओं ने सुनवाई की थी। उन्होंने विलय को गलत ठहराया था और रोक लगाने की मांग की थी। उसके बाद स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने सुनवाई शुरू की थी, वो अधूरी रही थी। आज सुबह जब कपिल सिब्बल सुनवाई के लिए आए तो सबसे पहले उनके जो आर्ग्यूमेंट थे, मैं एक बार आर्ग्यूमेंट बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एकल पीठ को सुनवाई का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान ने ये अधिकार जो है स्पीकर को दे रखा है। वहीं दूसरा, जो स्पीकर का अंतरिम आदेश है उसका रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब मदन दिलावर की याचिका को स्पीकर ने 22 जुलाई को खारिज किया था तो किसी मेरिट के आधार पर खारिज नहीं किया था विधानसभा स्पीकर ने। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक सत्यापित कॉपी नहीं लगाई है किसी फैसले की, तो ऐसे में कागजों की कमी होने की वजह से, आम भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं तो कागजों की कमी होने की वजह से इसको खारिज कर दिया गया। और उसी को ग्राउंड ऑफ कपिल सिब्बल बना रहे हैं, जो कि स्पीकर की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। उनका कहना था कि हाईकोर्ट रिव्यू कर सकता है स्पीकर के अधिकार को, लेकिन वो तब किया जा सकता है जब स्पीकर का वो आदेश अंतरिम आदेश हो। ये अंतरिम आदेश है, इसमें टेक्निकल ग्राउंड पर उसको खारिज किया गया था। उस ग्राउंड को दुरुस्त करके विधायक मदन दिलावर को, जो दोबारा स्पीकर के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे हाईकोर्ट, अगर हाईकोर्ट इसे सुन रहा है तो गलत सुन रहा है, क्योंकि संविधान में अधिकार नहीं है कि स्पीकर के अंतरिम आदेश का रिव्यू किया जाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो गोवा और मणिपुर के मामले में भी जब विधायक कोर्ट पहुंचे थे तो कोर्ट ने कहा था कि आप स्पीकर के सामने जाइए और स्पीकर ही इस पूरे मामले में आपकी सुनवाई करेगा। इसके बाद कपिल सिब्बल का देखिए ये भी कहना है कि विलय का मतलब ये नहीं है कि हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दे दी है, ये केवल विधानसभा में बैठने की एक व्यवस्था है। हम विधायक जो है उनको कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं दी गई है, एक बड़ा उन्होंने सवाल दिया है। और विधायकों के विलय जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था है और जुडिशियल प्राधिकरण जैसे कार्य नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट जो है उसका रिव्यू नहीं कर सकती है। इस तरह की दलीलें लगातार कपिल सिब्बल की ओर से दी जा रही है और एक कपिल सिब्बल के बाद में मौका दिया जाएगा कांग्रेस को जवाब देने का। हालांकि देखिए, कांग्रेस पूरे मामले में पार्टी बनना चाहती थी, लेकिन मंगलवार को पार्टी बनाने से इनकार कर दिया और इंटरविनर बनाया गया। इंटरविनर को अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो कांग्रेस हस्तक्षेपकर्ता बने हैं, ना कि पक्षकार बने, ना कि पार्टी बने। यानी फैसला कोई भी हो, कांग्रेस उसकी अपील नहीं कर सकती, कांग्रेस को जवाब जो है देने का ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। बहस वो कर सकते हैं, अपना ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को मौका मिलेगा बात करने का। उसके बाद जो 6 विधायक है, उन 6 विधायकों की ओर से जो है पैरवी की जाएगी और अपना पक्ष रखा जाएगा। फिलहाल सुनवाई जारी है। अब देखना सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या 1 बजे तक कोर्ट सुनवाई कर देती है, या फिर देखिए कोर्ट स्वतंत्र है, अवकाश जरूर घोषित हो सकता है। अगर जज चाहें तो सुनवाई को पूरी करने के लिए वो शाम तक भी कोर्ट चला सकते
सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा कम देखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर इस तरह के आक्षेप हम कह सकते हैं या इस तरह की बात कहीं ना कहीं सामने आती है कि स्पेशल मैटर्स में जो है कोर्ट जो है आउट ऑफ द वे जाके काम करती है। जैसे सचिन पायलट के मामले के अंदर कई बार कहा गया कि दिन में एप्लीकेशन पेश होती है, दोपहर में सुनवाई होती है, दोपहर में एप्लीकेशन पेश होती है, शाम को सुनवाई हो जाती है, वो भी छुट्टी के दिन सुनवाई हो जाती है। तो इस तरह के मामलों में पिछली बार भी जब मंगलवार को समय पूरा हो गया था तो कोर्ट ने आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और आज की डेट दे दी थी। अब देखना ये होगा कि जब अवकाश घोषित हो गया आधे दिन का, तो क्या आधे दिन में जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत सुनवाई पूरी कर पाती है या फिर कोई नई तारीख मिलती है, या फिर एक बार फिर जो है आउट ऑफ द वे जाकर कोर्ट इस पूरे मामले को जो है आज ही निपटाने की कोशिश करती है। क्योंकि देखिए खंडपीठ ने जो एकल पीठ को कोई निर्देश नहीं दिए हैं, क्योंकि देखिए सिस्टर जजेस और ब्रदर जजेस का मामला होता है, इसमें निर्देश नहीं दिए सकते, इसमें केवल रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो सीजे के बेंच ने सिंगल बेंच से रिक्वेस्ट की थी कि मामले को एक ही दिन में सुने और उसको निस्तारित कर दे, स्टे एप्लीकेशन को सुनकर उसमें फैसला दे दे। तो अब ये जस्टिस महेंद्र गोयल पर निर्भर करेगा कि वो सभी अधिवक्ताओं से कहते हैं कि कम समय में सुनवाई करें या जो जी आसिफ। सचिन, आप लगातार कोर्ट में बने हुए हैं, आप जब से ये मामला कोर्ट के अंदर गया है बीएसपी की तरफ से आपकी नजर बनी हुई है, लगातार वकीलों से आपकी बातचीत हो रही है। कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए सचिन जिसके अंदर इस तरीके के मामले पहले कोर्ट में जा चुके हों और उनके फैसले सुरक्षित किताबों में दर्ज हों, जिसमें कहा गया हो कि ऐसे मामलों के अंदर ऐसे ऐसे फैसले दिए गए। हालांकि गोवा का जिक्र बार बार आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, अगर जब ऐसे संविधान से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्टों की नज़ीरें पेश की जाती है और उसी तरह की नज़ीरें हर पक्ष करता है। देखिए कोई भी फैसला जब आता है तो उसका इंटरप्रिटेशन यानी उसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और हर पक्ष अपने फैसले की व्याख्या अपने हिसाब से करता है। वो कोशिश करता है कि कोर्ट को कन्विंस करने की बात की जाए। इस पूरे घटनाक्रम में 10 शेड्यूल की बात करें तो क्योतो होल्होन का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर हो जाता है और वो मर्जर के फैसले को, वे अयोग्य ठहराने के फैसले को, इन सभी फैसलों को कवर करता है और सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। तो जिस बार पहले जब सचिन पायलट गुट की ओर से सुनवाई हो रही थी वो भी इसी तरह का मामला था कि अयोग्य करार देने के लिए नोटिस दिए जा सकते हैं क्या, उसमें क्योतो होल्होन के फैसले की बात आई। मर्जर के फैसले को लेकर भी क्योतो होल्होन के फैसले की बात आ रही है। इसके अलावा देखिए कर्नाटक में इस तरह का मामला हुआ, गोवा में इस तरह का मामला हुआ, मणिपुर में इस तरह का मामला हुआ विलय को लेकर, वो सारे मामले भी पेंडिंग चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में उन सभी फैसलों की दुहाई यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम दूसरी तरफ से कि जो मामले हो चुके हैं तो उसमें अगर कुलदीप बिश्नोई जो केस है हरियाणा का वो तय हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, उसके मामले की दलील यहाँ पे दी जा रही है। तो अलग अलग मामलों की दलीलें जो सचिन, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, आप बने रहिएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर हमें यहां पर मिल रही है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएमआर या विधानसभा के अंदर इस बैठक का आयोजन किया जा सकता है। अभी समय और स्थान तय नहीं किया गया है। फेयरमाउंट में सभी विधायक कांग्रेस के ठहरे हुए, पायलट और समर्थक विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हालांकि अभी समय और स्थान तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस के तमाम विधायक इस वक्त फेयरमाउंट होटल में हैं जो कल जैसलमेर से लौटे हैं और इस बैठक के अंदर, विधायक दल की बैठक के अंदर सचिन पायलट और उनके साथ लौटे विधायक भी शामिल रहेंगे। और सीधा चलते हैं, इस समय पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं। जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को
हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है। और हमारे यहां तो रेलवे स्टेशन पे लिखा जाता है, शॉर्टकट विल यू कट यू शॉर्ट। गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है। वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए। सवाल यह है कि ये बदलाव आखिर कैसे आ रहा है? क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है? क्या ये सिर्फ सजा देने से आया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो 4 बड़े कारण हैं। पहला, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और निर्णयों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, सब जगह टैग इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को
रिवॉर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। साथियों, एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बीते कुछ वर्षों में देश में 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था। आज भारत की रैंकिंग 63 है। रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं, अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है। रिफॉर्म्स के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। साथियों, भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। आजादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन लार्जली सिस्टम का कैरेक्टर, उसकी चाल चलन वही रहा। परिणाम यह हुआ कि जो टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत पिलर है, जो देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योगदान दे रहा है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। इनकम टैक्स का नोटिस फरमान की तरह बन गया। देश के साथ छल करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुजरना पड़ा। कहां तो टैक्स देने वालों की संख्या में गर्व के साथ विस्तार होना चाहिए था और कहां गठजोड़ की, साठगांठ की व्यवस्था बन गई। इस विसंगति के बीच ब्लैक और व्हाइट का उद्योग भी फलता फूलता गया। इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार कारोबार करने वालों को, रोजगार देने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया। और वो है टैक्स पेयर चार्टर। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का
ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। अगर किसी प्रकार का संदेह है भी तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का भी अधिकार दिया गया है। साथियों, अधिकार हमेशा दायित्वों के साथ आता है, कर्तव्यों के साथ आते हैं। इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई हैं। टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक का, अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि ये दोनों का दायित्व है, जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स पेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है और उज्जवल भविष्य की ओर कदम भी रख सकता है। और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में मीडिया से बातचीत में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम की अध्यक्षता में विधायक दल की यह बैठक होने वाली है। समय और स्थान अभी तय नहीं किया गया है। बैठक में सभी विधायक शामिल होंगे। हाँ, विधायक दल की बैठक हो सकती है। जगह और समय भी तय नहीं हुआ है और सभी विधायक उसके अंदर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होगी। एक बार जगह और समय तय हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। कब तक तय करेंगे? दोपहर में तय कर लेंगे। सब लोग यहीं हैं तो सूचना देने में भी कोई समय नहीं लगेगा। सभी विधायक रहेंगे इस बार? सभी विधायक रहेंगे। केसी वेणुगोपाल भी वापस आए दिल्ली से, कोई चर्चा करेगी? केसी वेणुगोपाल जी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। राजस्थान से उनका जुड़ाव है तो उनका वो अपनी जिम्मेदारी समझकर संगठन महासचिव तो है ही हैं, राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं, तो राजस्थान की चिंता करना उनके लिए स्वाभाविक है। भाजपा भी आज बैठक कर रही है, किस तरह से कि घेरा जाए कांग्रेस को, मुद्दे तय कर रही है, क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी वो अपनी सोचे, हम तो अपनी सोच रहे हैं। लेकिन वो घेरेगी सर विधानसभा में? नहीं, वो मुझे नहीं लगता है कुछ कर पाएंगे। वो पहले अपना मामला निपटा लें, अपने घर को देख लें, फिर आगे सोच। पूरी कांग्रेस एक है, कोई खेमन नहीं है, पूरी कांग्रेस है। मतलब विधायकों ने कहा कि आलाकमान से मिलने की इच्छा है हमारी सबकी। वो हर एक की इच्छा होती है आलाकमान से मिलने की, जो तय होगा वो देखिए। बीजेपी में विधायक दल से पहले विशेष बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी इसको लेकर फीडबैक दे रहे हैं। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश भी मौजूद हैं। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। राजनीतिक घटनाक्रम का पूरा फीडबैक राठौड़ और पूनिया मिलकर दे रहे हैं। तो विधायक दल की बैठक जिसके अंदर दिल्ली से भी 3 मेहमान पहुंचे हैं, जिसमें अविनाश राय खन्ना और नरेंद्र तोमर, मुरलीधर। एक ही विषय लाइन में आपको बताना चाहता हूं, ये सेशन से पहले हमेशा एक विधायक दल की बैठक होती है, उस तरह की ये बैठक है। कल सेशन में क्या होने वाला है, कैसे चलेंगे, इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। जो बातचीत करनी होगी आपसे बैठक के बाद आपको बता देंगे। इस राजस्थान के एपिसोड में बहुत सारे मुद्दे और मसले जो देश के अपने मुद्दे थे वो छुप गए।
500 वर्षों का संघर्ष हुआ था राम जन्मभूमि का, एक बड़ा मुद्दे का समाधान हुआ। धारा 370 से लेके अब जो नई शिक्षा नीति आई है, उस मैकाले की शिक्षा नीति को जवाब देने के लिए इस केंद्र की सरकार ने ऐसे सकारात्मक काम किए हैं। तोमर जी जिस मंत्रालय से आते हैं, उस मंत्रालय ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। बड़ी ही चर्चाओं के बाद विधानसभा का सत्र आहूत हुआ है। बहुत से मुद्दे हैं। आज पूरा राजस्थान कोरोना से करहा रहा है, टिड्डी से परेशान है, संभावित सूखा है, जर्जर कानून व्यवस्था है, विकास का पहिया रुका हुआ है। इन सारे मुद्दों को लेकर हमारा प्रयास रहेगा कि हम सार्थक बहस करें राजस्थान की विधानसभा में। हमारा प्रयास रहेगा कि विधानसभा में तर्कों के आधार पर सरकार को रोककर हम बात करें। जब भी विधानसभा सत्र आहूत होता है, विधायक दल की बैठक होती है और सभी दलों की बैठक होती है। क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, इसका अंदाजा मुझे नहीं है। जैसा अगर हमसे कुछ पूछा गया तो उसका उसी प्रकार से जवाब देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे भी इस बैठक में आमंत्रित किया है, तो मैं विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए आया हूँ। विधायक दल की बैठक संपन्न होने के पश्चात यदि आवश्यक होगा तो आपसे कोई बात करेंगे। और इस वक्त वसुंधरा राजे भी पहुंची है इस बैठक के अंदर। तमाम विधायक और इस वक्त राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री, इस बैठक में पहुंच चुकी हैं। दिल्ली से भी 3 मेहमान इस बैठक में शामिल हैं। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया इस बैठक को लेकर दिल्ली से आए नेताओं को फीडबैक दे रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़े चेहरे की एंट्री इस बैठक के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया इस बैठक में पहुंच चुकी हैं। नरेंद्र तोमर भी आपसे कुछ देर पहले दिल्ली से पहुंचे हैं और इस बैठक में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अविनाश राय खन्ना पहुंच चुके हैं। तमाम विधायक हैं, बड़े नेता हैं और अब वसुंधरा राजे सिंधिया इस बैठक में पहुंच चुकी हैं। तो विधायक दल की बैठक से पहले दोनों ही दलों का महामंथन जारी है। दोनों ही दल, कांग्रेस या बीजेपी, अपने अपने नेताओं के साथ रणनीति, आगे की स्ट्रेटजी बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी दफ्तर से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर गुलाब चंद कटारिया या तमाम दूसरे बीजेपी विधायक यहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त बाबूलाल धायल, हमारे संवाददाता, इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं, जानकारी लेते हैं। बाबूलाल, क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि इस वक्त हमने देखा वसुंधरा राजे सिंधिया भी पहुंच चुकी हैं बैठक के अंदर। में इस बैठक को आयोजित कर रही है जब कांग्रेस में फूट है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों में तनातनी है और विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस पर चर्चा तमाम मुद्दों को लेकर होगी, लेकिन इस बात पर भी होगी कि फ्लोर मैनेजमेंट कैसा हो, किन मुद्दों के आधार पर विधानसभा में कांग्रेस को घेरा जाए। और यहाँ तक भी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस की आपसी फूट है लेकिन वो बीजेपी को बदनाम कर रही है, लिहाजा हम लोग जो है ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम करारा जवाब देंगे। तो यहाँ पर रणनीति तो बनेगी। साथ ही जो बीजेपी के नेताओं के बयान आए थे अभी हालिया दिनों में, जब तनातनी चल रही थी दोनों ही गुटों के बीच में, जब फूट चरम पर थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के, तो उस वक्त कैलाश मेघवाल का बयान आया था कि बीजेपी को सरकार गिराने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज जब मीडिया कर्मियों ने कैलाश मेघवाल से पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली, वो बिल्कुल नहीं बोले। तो एकजुट रहने का एक मैसेज दिया जाएगा कि पार्टी को एकमुखी होकर के और कांग्रेस को बेनकाब करना है, हाउस में सत्ता पक्ष
के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, जनहित के मुद्दे उठाने। कोरोना से प्रदेश की जनता पीड़ित है, टिड्डियों के हमले हो रहे हैं और राम जन्मभूमि का विवाद अब सुलझ गया है, मंदिर की आधारशिला रख दी गई है, नई शिक्षा नीति आ गई है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। तो ऐसे में क्यों नहीं एक पॉजिटिव माहौल प्रदेश की जनता को दिया जाए कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। गुटबाजी कहीं पर नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन अभी प्रताप सिंह जी से पूछा गया, जो कि छबड़ा के विधायक है, वसुंधरा राजे के इलाके से आते हैं, उनसे पूछा गया कि आपके नेता कौन है, तो उनका कहना था कि उनकी नेता वसुंधरा राजे है। इसका मतलब ये है कि पार्टी में संगठन और कहीं ना कहीं जो है यही सवाल मैं बाबूलाल आपसे पूछने वाला था आगे कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप बड़े बड़े नेता दिल्ली से यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो बीजेपी के दूसरे बड़े चेहरे हैं राजस्थान में वो भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं। यकीनन इनके अंदर चर्चा के विषय जो है वो कांग्रेस को लेकर भी होंगे। इनके जो विधायक जो 11 विधायक गुजरात गए थे वो भी चर्चा में रहेगा। लेकिन अब जब राजस्थान बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा इस बैठक में एंट्री ले चुका है, यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया, लगता है चर्चा के बिंदु विषय ये सब बदलेंगे। और हो सकता है उनके विधायकों की ओर से कोई बात भी उठाई जाए कि उनकी नेता को जब कांग्रेस पार्टी में फूट इस स्तर तक आ गई, सरकार गिरने जा रही थी, उस वक्त जो है उनकी नेता की पूछ परख नहीं हुई और उस वक्त उनको अगर फ्री हैंड दिया जाता तो शायद हो सकता था गहलोत सरकार गिर जाती। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के यहाँ चर्चा होनी है। और जो वसुंधरा कैंप है उसकी बहुत सारी पीड़ाएं हैं। उन्हें लगता है कि हनुमान बेनीवाल रोजाना बयानबाजी करते हैं, जबकि पार्टी का जो संगठन है, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो उनको ज्यादा बोलते नहीं। हालांकि हिदायतें दी गई कि हनुमान बेनीवाल जो है वो बहुत सोच समझ करके बोले, भले ही वो बीजेपी के सहयोगी दल के नेता हैं, लेकिन वो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि राजस्थान की जो सरकार है उसको वसुंधरा राजे का सहयोग, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जो है वो एक हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है। और नरेंद्र सिंह तोमर का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। आप देखिएगा सतीश सिंह बाहर आए हैं, वो उनका बेसब्री से यहाँ पर इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। मैं बाबूलाल आपको बताना चाहूंगा कि नरेंद्र तोमर एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। हमारे साथी सौरभ गृहस्थी ने वहां से एयरपोर्ट से तस्वीरें दिखाई थी, वो निकलने वाले हैं, कुछ ही देर के अंदर पहुंचने वाले हैं। बाबूलाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नरेंद्र तोमर को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो चंद मिनटों के अंदर यहां पर पहुंच जाएंगे, क्या तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है? अधिकांश नेता आ गए, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ही पहुंच जाएंगे। पूनिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूनिया साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, लगता है आज काफी कुछ चर्चाएं होंगी। कल जब विधानसभा का सत्र आउट होगा तो आपको लगता है कि सत्ता पक्ष को घेरने में आप कोई कमी नहीं छोड़ने वाले? बैठक इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि बीजेपी इंपॉर्टेंट पार्टी है। और क्योंकि कोरोना के बाद विधायकों की ये पहली बैठक है कोरोना के तो इस वक्त नरेंद्र तोमर कुछ ही मिनटों के अंदर पहुंचने वाले हैं और जैसा कि हमारे साथी बाबूलाल धायल बीजेपी दफ्तर से हमें बता रहे हैं, उनका कहना है कि लगभग तमाम बड़े चेहरे, बड़े नाम यहां पर विधायक पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया खुद पहुंच चुकी हैं, सतीश पूनिया इस समय मीडिया से मुखातिब हैं, राजेंद्र राठौड़ इस बैठक में मौजूद हैं, इसके साथ ही अविनाश राय खन्ना भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो दोनों ही दलों की महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठकें यहां पर बीजेपी की शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का स्थान और समय फिलहाल तय नहीं किया गया। दोनों ही दलों के अंदर दिल्ली से पहुंचे नेता भी शामिल हैं। क्या कुछ रहेगा बीजेपी की इस बैठक के अंदर और इस एक महीने जो राजस्थान की राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आया था, इसको लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। बहुत सारे बिंदुओं को इसके अंदर उठाया जाएगा आज की बैठक के अंदर। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने बताया कि हनुमान बेनीवाल आए दिन अक्सर जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर निशाना साधते रहते हैं, जिसको लेकर भी उन्हें दिल्ली से
दिशा निर्देश मिले, इंस्ट्रक्शन मिले कि भले ही आप हमारी सहयोगी पार्टी हैं लेकिन हमारे मुख्य नेता पर इस तरह की टिक्का टिप्पणी ना की जाए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं, जिसमें जो विधायक गुजरात गए थे वो मुद्दे भी शामिल हैं और कितने विधायक यहां पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण ये विधायक दल की बैठक बीजेपी की रहने वाली है। साथ ही साथ समानांतर तौर के ऊपर कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। तमाम नेता बीजेपी दफ्तर इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं, नरेंद्र तोमर भी अब जो है वो बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं, यानी कि दिल्ली से आए तीनों नेता इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। अविनाश राय खन्ना का स्वागत करते हुए तस्वीरों में बीजेपी नेता, और ये तस्वीरें प्रताप सिंह भी नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों के अंदर। तो इस समय ये बीजेपी दफ्तर जयपुर की तस्वीरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बीजेपी की विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, वैसे ही आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होगी। सीएम अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट जाएंगे। बैठक की जगह और समय तय किया जाएगा। सीएम, सीएमआर या विधानसभा के अंदर यह बैठक हो सकती है। अभी समय और स्थान तय नहीं किया गया है, क्योंकि इस वक्त जैसलमेर से लौटे सभी कांग्रेसी विधायक फेयरमाउंट में ठहरे हैं। पायलट और समर्थक विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेताओं से सीएम इस बैठक के अंदर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल समय और स्थान तय नहीं किया गया। फेयरमाउंट जहां इस वक्त सभी कांग्रेसी विधायक जमा हैं, वहां हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा भी मौजूद है। उनके पास चलते हैं, ताजा अपडेट लेते हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी फेयरमाउंट के रास्ते निकलकर आपके पास आ रही है, जिसमें विधायक दल की बैठक का समय और स्थान कुछ पता चल पाया? दिनेश। देखिए आसिफ, अभी तक तो समय और स्थान तय नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये समय और स्थान तय कर लिया जाएगा। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट पहुंचेंगे। यहाँ राष्ट्रीय महासचिव जो है केसी वेणुगोपाल वो ठहरे हुए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे और उसी में समय और स्थान तय हो जाएगा। एक संभावना ये जताई जा रही है कि होटल फेयरमाउंट में ही विधायक दल की बैठक हो, लेकिन इस पर पायलट खेमे के विधायकों का ऐतराज हो सकता है। लिहाजा ये भी संभावना है कि सीएमआर या विधानसभा में कहीं जो है वो बैठक रखी जाए। ये भी एक बात निकल कर आ रही है आसिफ की विधायक दल की बैठक से पहले केसी वेणुगोपाल जो है वो अलग अलग चर्चा कर सकते हैं गहलोत खेमे के विधायकों के साथ में और पायलट खेमे के विधायकों के साथ में। इसके साथ ही गहलोत और पायलट को भी एक साथ लेकर वो बैठ सकते हैं और चर्चा उनसे की जा सकती है। जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों में मनमुटाव सामने आए थे और बयानबाजियां जिस तरीके से हुई थी, तो वापस जो है गाड़ी को पटरी पर लाना है और फिर से पुरानी तरीके से ही जो है वो एकजुटता नजर आए, ये एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने भी। लिहाजा उसको लेकर जो है विधायक दल की बैठक से पहले दोनों नेता जो हैं अशोक गहलोत और पायलट के साथ, उन दोनों के साथ चर्चा की जा सकती है। जी हाँ दिनेश, जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं कि दोनों खेमों के साथ चर्चा की जाएगी। अब जब सुलह हो चुकी है दिल्ली के रास्ते, उसके बाद भी अगर दोनों को अलग अलग खेमे बुलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी जो है वो परेशानी का विषय बन सकता है। लिहाजा जब ये विधायक दल की बैठक होगी तो दोनों नेताओं के खेमे नहीं होंगे, बल्कि एक पार्टी विधायक दल की बैठक करेगी। शायद ये कोशिश करेंगे वेणुगोपाल। बिल्कुल, देखिए कोशिश यही रहेगी। कांग्रेस के नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि कोई खेमेबाजी कांग्रेस में नहीं है और पूरी पार्टी एकजुट है, लेकिन जिस स्तर तक पिछले दिनों बात पहुंची थी और बयानबाजियां जिस तरीके से हुई थी दोनों तरफ से, उसको लेकर जो है अब भी जो है, क्योंकि सुलह हो चुकी है लेकिन दिल मिलना जो है वो बड़ी बात है कि दिल कितने मिल पाएंगे। इसके साथ ही कुछ विधायकों में अभी संदेह आशंकाएं भी है। जिस तरीके से बात उठी थी परसों जैसलमेर में होटल में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, वहां पर विधायकों ने मांग रखी थी कि उनकी भी आला कमान से बात करवाई जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ इस तरह की आशंकाएं हैं कि कहीं पायलट खेमे को ज़्यादा तो नहीं मिल जाएगा और जो उनसे वादे किए गए थे, जो दिलासे उनको दिए गए थे, कहीं उन पर पानी तो नहीं फिर जाएगा। तो इसे लेकर तमाम आशंकाएं हैं और यही वजह है कि बैठक से पहले जो है और कल विधानसभा सत्र से पहले आला कमान जो है वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो तमाम विधायकों से बात करके
मसले को पूरी तरह सुलझाना चाहते हैं और एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि रणनीति पर भी मंथन होना है, क्योंकि कल से ही बिल्कुल दिनेश, अभी आप फेयरमाउंट में आपने कहा कि सीएम फेयरमाउंट पहुंचने वाले हैं। क्या फेयरमाउंट पहुंचने से पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात तय है या फेयरमाउंट पहुंचने के बाद में? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, अभी तक तो कोई मुलाकात नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो है केसी वेणुगोपाल के साथ में मुख्यमंत्री की चर्चा होगी और उसके बाद केसी वेणुगोपाल जो है वो दोनों को एक साथ जो है वो आमना सामना करवाएंगे। तो ये जो है ऐसी संभावना है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा कर लेंगे उसके बाद दोनों आमना सामना पायलट और गहलोत का होगा। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है जब से ये पूरा सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ था, तब से आमना सामना नहीं हुआ है ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का, बल्कि दोनों खेमे के जो विधायक है वो भी आमने सामने नहीं हुए हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी कि जब आमना सामना होगा तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रहती है, किस तरह के हाव भाव रहते हैं, क्या दोनों खेमे जो है वो एक दूसरे को फिर से पहले की तरह स्वीकार कर पाते हैं या कहीं ना कहीं जो है वो कलुषता मन में जो है वो बाकी रह जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात दिनेश आपने कही है कि वाकई ये जो खेमेबंदी है ये इस बैठक के बाद में वाकई खत्म हो पाएगी या नहीं, ये अपने आप में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दिनेश, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।